हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। मैंने आपसे फ्रेंड कहा था कि थोड़ी देर में मैं लेकर आऊँगी इसका नेक्स्ट पार्ट ईवीएस का। तो हम देख लेते हैं अब अपना नेक्स्ट चैप्टर नेम है नंदिता मुंबई से। आज मुझे मुंबई आए 1 महीना हो गया। माँ तभी से अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए ही तो हम मुंबई आए हैं। एक गर्ल है नंदिता, जो कि मुंबई आई है अपनी माँ के इलाज के लिए। ठीक है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शहर है वहाँ पर क्या क्या होता है। तो मुंबई एक बड़ा शहर। मुझे धीरे धीरे शहर की आदत पड़ गई, पर आज भी मुझे वह दिन याद है जब मैं और माँ मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे। कितनी भीड़ थी। मैंने फटाफट माँ का हाथ पकड़ लिया। मैं सोच रही थी इतनी भीड़ में मामा कैसे दिखाई देंगे। तभी पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई, नंदिता नंदिता। मुड़कर देखा तो मामा ही थे। तो ये इस तरह से था। ठीक है, अब ये सब बताया गया है कि उनके मामा कहाँ रहते थे। तो घर की तरफ चले। सकरी गली के दोनों तरफ साथ साथ सटी हुई झुग्गियाँ, उसी गली से होते हुए हम मामा के घर पहुँचे। तो मामा के एक कमरे में मामा मामी, उनकी 2 बेटियाँ, बेटा रहता था, अब मैं भी। और वहीं बैठना, वहीं सोना, वहीं पकाना, वहीं नहाना। हमारे गांव के घर में भी एक ही कमरा है, पर रसोई घर और नहाने की जगह अलग अलग, और बाहर आंगन भी है। ठीक है, और यहाँ पर अब नई बात जो खड़ी होती है वो होती है पानी की किल्लत। मैं, मामी और सीमा के साथ सुबह 4 बजे उठकर नल पर से पानी भरने जाती हूँ। बाप रे बाप, वहाँ पानी के लिए कितने झगड़े होते हैं। अगर पहुँचने में देर हो गई तो समझो अगले दिन का पानी भरा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सब था। वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यही सब इसमें बताया गया है। ठीक है, मेनली सब पानी का ही जिक्र किया गया है। और मैं रोज़ माँ से मिलने बस से अस्पताल जाती हूँ। शुरू में तो बसों में भीड़ देखकर हिम्मत ही नहीं पड़ती थी चढ़ने की। आदत जो नहीं थी, डर भी लगता था। पर अब ठीक है, मुझे समझ में आ गया है कि कैसे लाइन में लगना है, कितने का टिकट लेना है, कहाँ उतरना है। बस्ती से कुछ दूर एक ऊंची बिल्डिंग है, वहीं 7 घरों में मामी सफाई और बर्तन धोने का काम करती हैं। एक दिन मैं भी मामी के साथ वहाँ गई। देखने पर मुझे लगा कि एक एक ही बड़ा घर है। ठीक है, देखने पर तो ये लगा था कि एक ही बड़ा घर है, पर वे तो एक के ऊपर एक बने बहुत सारे घर थे। मैं सोच रही थी इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ूँगी, पर वहाँ लिफ्ट भी लगी थी। ठीक है, एक बड़े से लोहे के पिंजरे जैसी, पंखा, घंटी, बल्ब सभी लगे थे उसमें। तो ये सब बताया है उसमें। फिर वो जहाँ गए थे घर में, वहाँ का बताया है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो फिलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं है। चलो ये देखते हैं, पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, मतलब पानी की जो दिक्कत है वो। अच्छा, ये नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो सुगुणा किताब पढ़ रही थी, तभी किसी के आने की आवाज़ हुई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस 1 गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ़ नहीं है। आप पानी ना पिएं तो अच्छा, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब गंदा पानी पीने से क्या क्या नुकसान होता है। ये सब इसमें हमारे पढ़ने का कुछ नहीं है। आगे देखते हैं। इसमें नहीं है हमारे पढ़ने के लिए, नॉर्मल सी स्टोरीज़ हैं। ये है हमारे लिए। ठीक है, ये पढ़ना है हमारे लिए। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुओं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों से बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए, ना जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर चले गए थे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ता था। किसके लिए? मजदूरी के लिए। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत ही खास बात है, इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भीमा संघ जो पंचायत है वह कहाँ की है। तो ये कर्नाटक के होलगुंडी की है, या फिर ऐसे आ जाएगा कि होलगुंडी कहाँ है, तो होलगुंडी कर्नाटक में है। और या फिर ये आ जाएगा कि भीमा संघ क्या है, तो भीमा संघ बच्चों का समूह है या बच्चों की पंचायत का समूह है, ऐसे लिख सकते हैं।
ये हैं इनके आंसर्स। तो भीमा संघ ने ये सोचा कि पानी नहीं बरस रहा है, तो भीमा संघ ने सोचा कि पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भर दी है, उसमें पानी कहाँ से भरता। उसकी दीवारों में भी दरारें थी, फिर पानी कहाँ टिकता। आसपास ना कोई पौधा था ना घास, फिर कैसे होती हरियाली। बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात कही। पानी की समस्या का हल ना केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ढूंढना था। तो योजना बनाने के लिए यह समझना ज़रूरी था कि पानी ये क्या लिखा है, पता नहीं है क्या लिखा है। सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रहा है, ये सब है। इन लोगों ने टंकी बनाने की कोशिश की, तो फिर टंकी बनाई कैसे, ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। इन्होंने किया क्या, उन्होंने टंकी को साफ़ किया, ठीक है। उन्होंने टंकी को साफ़ किया, छायादार वृक्ष लगाए पास में, पुराने पेड़ों को भी पानी दिया, घास भी लगाई और ढलान पर जगह जगह बांध बनाए। फिर किया उन सब ने बारिश का इंतज़ार, ठीक है। बारिश का इंतज़ार किया, बारिश आई, टंकी पहले की तरह पानी से भर गई। उसमें कुछ मछलियाँ छोड़ी गईं, बच्चे वहाँ की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके, पेड़ पौधे ना तोड़े। मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर से लबालब भर गई और उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। धीरे धीरे गांव के जो बाकी कुएं थे और तालाब थे वो भी पानी से भरने लगे। भीमा संघ की जो कोशिश थी वो तो कामयाब हुई। तो ये था भीमा संघ और भीमा संघ का काम। अब देखते हैं पेड़ों का जाल। ये एक चैप्टर है, पेड़ों का जाल। तो पेड़ों का जाल ये है कि मतलब किस किस तरह की जड़ें होती हैं, ये सब बताया गया इसमें। जड़ों के जाल में पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनका जाल है ये, जड़ों का जाल। अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अब्बू की मदद करने गया। तो उसने देखा उसके जो अब्बू थे वो जो क्यारियाँ थी, क्यारियों में से, मटर की क्यारियों में से जितनी भी ये सूखे पत्ते घास वगैरह होती है वो सब निकाल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर ये सब नहीं निकाले तो क्या होता है, ये मिट्टी की जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जो उपजाऊपन होता है उसको ख़राब कर देती हैं ये, ठीक है। और तो ये बताया जा रहा है इसमें कि 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी वह गिर गई और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। तो ये क्या था, जो ऐसी जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक चली जाती हैं, बहुत अंदर तक, इसीलिए उनको खींचने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और उन्हें खोद कर निकाला जाता है। ये सब यहाँ पर बताया। तो अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा क्या ये भी जड़ें हैं। अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी, बहुत तेज़ आंधी बारिश होने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया, घर की ओर भागे। वे अभी पहुँचे ही थे, अचानक आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूट गई और अब्बू बाल बाल बचे। वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए। अब्बू बोले, पौधे सूखे जा रहे हैं, अब बारिश हो गई है, सो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। तो ये सब बताया गया। उसके बाद ये कुछ दिखाई गई हैं, कुछ जड़ें हैं, कुछ फल हैं, ये सब। हाँ, ये सब जड़ें दिखाई गई हैं। जो देखो ये बरगद का पेड़ है, तो बरगद से बहुत सारे, और बरगद के अलावा भी कई पेड़ होते हैं जिनकी टहनियों से उसकी जड़ें जो हैं लटकती हैं, ठीक है। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों ने उसकी छटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों के लिए जो इलाके के सरकारी दफ्तर हैं वहाँ से लिखित में मंजूरी लेनी पड़ी थी, क्योंकि जो भी सड़क पर पेड़ लगे होते हैं वो क्या होते हैं, सरकारी विरासत होते हैं, इसलिए। तो ये सब है यहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं तो पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी।
सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब इतनी गहरी जाती हैं कि जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, मतलब पानी तक ये पहुंच जाती हैं जड़ें। ज़मीन में जितने नीचे तक पानी होता है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। ये है इसमें पॉइंट, ठीक है। मिलकर खाएं, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट जो लोग होते हैं, वो किस तरह से अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, ये सब बताया गया है इसमें, ठीक है। देखते हैं इसको, तो ये चैप्टर थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहाँ तो बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में कुछ ऐसा ही करें। तो ये सब बच्चे जो थे, इन बच्चों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, सभी लोग अलग अलग कुछ लेकर आते हैं, फिर हम एक साथ बैठकर खाएंगे। तो ये देखिए, पीछे से देखते हैं, यहीं से है, ये है बिहू का त्यौहार। एक त्यौहार होता है बिहू का, तो उसके त्यौहार की बात हो रही है। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू का त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगीं। वे बातें करती करती बांस से भेलाघर बनाने लगीं। भेलाघर ये इस तरह से होता है, ये जो कॉर्नर में दिखाया जा रहा है ना, ये है भेलाघर। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रहे थे। तुम भी पढ़ो। सोना मोनी बोली, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेलाघर बनाकर तैयार करना है। तनवीर बोली, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है, उसने बोला, उरुका जो है। फातिमा बोलती है, भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? तो सोनमोनी बोली, हाँ हाँ, सभी परिवार के पैसे मिलाकर, मतलब जितने भी सभी परिवार हैं, सभी ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। यानी कि चावल, मछली, सब्जी आदि इन सभी का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेज़ी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम भी किया है। हरिया और भादिया ने भी तो पैसे नहीं दिए हैं, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। तो फातिमा कहती है, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? तो सोनमोनी बोली, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। बोरा एक चावल की वैरायटी है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ लोग खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे, शाम को चाय और पीठा भी देंगे। अच्छा, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, तो ये देखते हैं, माघ बिहू। माघ बिहू क्या होता है? तो माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। उसे कहते हैं माघ बिहू। ये माघ महीने में मनाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं माघ बिहू। पहले दिन को उरुका, इसी दिन अस्थाई, मतलब जो छप्पर होता है, शेड होता है, जिसे भेलाघर कहते हैं, वो बनाया जाता है और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। असम में एक विशेष प्रकार का चावल खाया जाता है, बोरा। तो वो बनाया जाता है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब था। माघ बिहू क्या होता है? 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो 10वें माघ में, मतलब 10वें महीने में जो माघ होता है, उसकी प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं और इस दिन छप्पर बनाते हैं, जिसे भेलाघर कहते हैं। सामूहिक भोज होता है, बोरा चावल खाया जाता है, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। ये सब हमारे लिए पढ़ा है हमने। अच्छा, ये सब बताया जा रहा है। तो तनवीर कह रहा है, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना, मुझे वह बहुत पसंद है। तो फातिमा कहती है, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? तो सोनमोनी कहती है, ताओ यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई, फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। कुछ देर में तैयार हो जाएगा चेवा चावल। ये देखिए, ये भेलाघर ये मेज़ी है।
भेला घर बनकर तैयार हो गया है। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोग आ गए। ज़्यादातर औरतें नेट और मूंगा की मेखला चादर पहनी हुई थीं। सोनमोनी और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गईं। ढोल बजने लगा। सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब ज़मीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों में खाना परोसा गया। हंसते गाते बातें करते हुए मिलकर खाना खाया गया। सुबह उठकर मेजी जलानी है और भेला घर भी। मेजी कुछ इस तरह से बनाई जाती है, ये जो यहाँ पर दिखाई जा रही है ये, और फिर उसके बाद भेला घर भी जला दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से फिर बताया गया, कुछ इसमें ख़ास नहीं है। मेन आता है यहाँ पर मिड डे मील की बात। मिड डे मील की बात तो ये देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है शायद सीटेट में ही आया था ये, कि मिड डे मील क्यों दिया जाता है, मिड डे मील बच्चों को क्यों खिलाया जाता है। तो उसका रीज़न ये था, मतलब बहुत सारे उसमें ऑप्शंस थे, बट मेरा वो गलत हो गया था। उसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ध्यान ठीक से नहीं लगा पाते, इसलिए मिड डे मील की जो योजना है वो लागू की गई थी, ये होना चाहिए था, और मेरा ये गलत हो गया था। तो इसलिए मुझे तो अच्छे से याद है भाई कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो बताया जा रहा है, हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो ये है मिड डे मील। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जब हमारी ये बुक फिनिश होगी उसके बाद। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के चैप्टर्स। तो इन चैप्टर्स में बस इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अब कल आपके लिए लेके आऊँगी मैं ईवीएस का मॉर्निंग में फिर से क्लास, और ये करने के बाद हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उन सभी को जम के देखेंगे। सभी की तैयारी करनी है, मतलब कि इस बार जो हमारा ईवीएस होता है ना, वो 30 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है और 15 मार्क्स की पेडागॉजी रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपका जो कंटेंट है, कंटेंट में आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आने चाहिए, बिल्कुल पूरे मार्क्स आने चाहिए। और कंटेंट की भी तैयारी कराऊंगी जब मैं जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी ना, तो साथ ही साथ कंटेंट की भी तैयारी जो पेडागॉजी है, पेडागॉजी की भी तैयारी आपकी कराती जाऊँगी, ईवीएस पेडागॉजी की। कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल सीधी सी बात है, आप भी समझ रहे हैं कि पेडागॉजी क्या, पेडागॉजी मतलब कि आप क्या समझते हैं, अगर आप इस जगह होते तो आप क्या सोचते, बस यही है पेडागॉजी। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। शाम को फिर आपसे मिलती हूँ ईवीएस के सीडीपी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।